अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुनें। 18 साल की उम्र को अक्सर कम समझा जाता है, लेकिन मेरे लिए ये एक अहम मरहला था क्योंकि मैंने इस उम्र में इतना तजुर्बा हासिल कर लिया था जो आमतौर पर 28 साल की उम्र के अफराद को हासिल होता है। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती और बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए नामुनासिब थे। हमारा एक कमरे का घर था जहाँ मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरे वालिदैन के लिए एक चारपाई थी और मेरी बहन मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटी थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनती तो मेरी कान की लू सुर्ख हो जाती और शर्म से मेरा जिस्म कांप उठता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहयाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने इस तरह की बातें कर सकूं। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, कभी छुप कर देखती और मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि अब बस करे, मेरा सब्र जवाब दे चुका है और मैं मजीद ये सब नहीं देख सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हम काफी गरीब थे और फिर हर रात इस अजियत को सहते हुए अपने माँ बाप को इस हालत में देखने के बाइस मैं अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जिसका हाथ थामकर मैं उसे घर से दूर ले जा सकूं और अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई फर्द मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करूंगी। किसी हमसफर की तलाश में निकलूंगी और इस कमरे से अपनी जान छुड़वा लूंगी। मैं मजीद इसी तरह तड़पते हुए जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो वो जोर से हंसा और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम नौकरी करोगी? यहाँ तो अच्छा भला इंसान जूते चटकाता फिरता है। मेरी वालिद की ये बात मेरी खुददारी पर जर्ब लगी। मैंने गुस्से में कहा कि देखिएगा, मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज नजर से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ अपना शौक पूरा करो, लेकिन अगर अगले 4 दिन में तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालदा तो किसी तौर पर भी इस मामले में शामिल नहीं थी। वो रात भर वालिद की अजियत बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ रहती थी। उनके पास करने के लिए कोई खास बात नहीं होती थी क्योंकि वो हर रात मेरे वालिद की अजियत बर्दाश्त करती थी। अक्सर तो वालिद नशे में लौटते थे। उसके बाद जो हरकत करते थे उनकी वजह से दिन भर मेरी वालदा शर्म के बाइस हमसे अपना चेहरा छुपाती रही। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और इन तमाम मामलात की समझ बूझ रखती हूँ, लिहाजा वो अक्सर अपने चेहरे पर पल्लू डाले रहती थी और मुझसे नजर मिलाने से गुरेज करती थी। इन तमाम हालात से तंग आकर मैंने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस दफ्तर जाना है और क्या बात करनी है। मैं बस घर से निकली और रक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हों, जहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी। मुझे वो एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज नई लड़कियों की भर्ती होती है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपने वालिद के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, लेकिन दुनिया की बुनियादी बातें अभी मुझे नहीं मालूम थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद उससे अपना मसला बयान करूंगी। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने मुझे गौर से देखा और फिर कहा कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसको मुझ पर कोई तरस ना आया। मैं बाहर जाने के लिए निकलने लगी तो मेरी नजर एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी जिसमें से एक पैंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतरते देखा। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा। वो तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद से उम्र में थोड़ा बड़ा था। बेइख्तियार मुझे अपने वालिद की याद आई और उनकी वो बातें भी याद आई जो वो मेरी वालदा से किया करते थे। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर अफराद जज्बाती तौर पर बेकाबू होते हैं, इसलिए मैंने एक सोच के तहत अपना दुपट्टा सामने से हटा दिया और थोड़ा सा गला नीचे को सरकाया, अपने बाल खोले और उसके करीब पहुंच गई। मुझे किसी भी सूरत में ये नौकरी दरकार थी
और साथ ही किसी का साथ भी। मैंने आहिस्ता से उससे मुखातिब होकर कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए। उस शख्स ने मुझे एक गहरी नजर से देखा, फिर मेरे करीब आया और अपने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। वो शख्स मेरी खूबसूरती को नजरअंदाज न कर सका और सर से पांव तक मुझे देखते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो रिसेप्शनिस्ट हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा ज़ाहरी हुलिया बावकार था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुद को नुमाया कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। मैंने मुस्कुरा कर रिसेप्शनिस्ट को देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहली बार कामयाबी हासिल की हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम रख दिया है। मालिक ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर अपने सामने बैठाया और कहा, अपनी फाइल दिखाएं ताकि मैं देख सकूं कि आप काबिल भी हैं या नहीं। मेरे पास तो कोई फाइल नहीं थी, लिहाजा मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन नौकरी करना चाहती हूँ। वो कुछ देर तक मुझे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आ गया और कहने लगा, क्या तुम नौकरी करोगी? तुम्हें तो कोई भी नौकरी नहीं देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वो मेरे करीब टेबल पर कुछ झुक कर बैठा था, जिसकी वजह से मेरा सांस रुकने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये बात कही कि मुझे मुलाजमत की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मुलाजमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। मैं हैरत से मालिक की जानिब देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कौन सी मुलाजमत की पेशकश करने वाला है। मुझे ये अंदाजा था कि इतनी आसानी से मुझे कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी, और घर से बाहर निकलने के बाद ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया था। इसलिए मैंने मालिक से पूछा कि आप मुझे क्या मुलाजमत देना चाहते हैं। मालिक ने अपने हाथ से मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे किया और फिर अपनी उंगली मेरी गर्दन पर फेरते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख सकता। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, जहाँ मैं जाऊंगा तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। मालिक का अंदाज ऐसा था कि मेरे वजूद में एक करंट दौड़ गया। ये पहली बार था कि कोई गैर मर्द मेरे इतने करीब आया था। मेरे जज्बात में हलचल मच गई। मेरे वालिद की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी और मैं शर्म से सर झुका गई, लेकिन मैं उस मुलाजमत के मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मेरी बात पर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि आज ही अपनी मुलाजमत शुरू कर दो, तुम्हें बदले में मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो मालिक उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे कोट के बटन खोलो। मैं अचानक ही हैरत से उसे देखने लगी तो उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा कि तुम्हारी मुलाजमत शुरू हो चुकी है। मैंने जल्दी से उसके कोट के बटन खोले तो वो कहने लगा कि अब ये कोट उतारकर साइड पर हैंगर पर लगा दो और साथ ही अपना दुपट्टा भी वहीं हैंग कर दो। तो मैंने उनका कोट उतारकर एक तरफ रख दिया और झिझकते हुए अपना दुपट्टा भी वहीं लटका दिया। वो मुस्कुरा कर बोला कि बस तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही काम करने हैं। इस अजीबो गरीब नौकरी के बारे में मुझे हैरत और खुशी दोनों महसूस हुई, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था और उसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी पेश की थी। चुनाचे मैं उसके कमरे में बैठ गई। कुछ देर तक वो ऑफिस के कामों में मसरूफ रहा, फिर अचानक कहने लगा कि मेरा आज का काम खत्म हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चली जाओ, कल सुबह आना। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर का 1 बजा था। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो रही थी, जिस पर मैं खुश हो गई और अपना हुलिया दुरुस्त करके सीधा घर पहुंच गई। जब मैंने अपने वालिद को नौकरी की खबर दी तो वो यकीन नहीं कर पाए और कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ तो उन्होंने यकीन कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जो भी कमाओगी मेरे हाथ में रख देना। उनकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे इस नौकरी से अपनी किस्मत बदलनी है। जब मेरे वालिद को मेरी नौकरी का यकीन हुआ तो वो बहुत खुश हो गए और शाम को मिठाई भी लाए। फिर वो अपने दोस्तों के पास चले गए। जब वो वापस आए तो नशे में थे और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब सारी रात क्या होगा। इसलिए मैं जल्दी से चारपाई पर लेट गई और अपने ऊपर चादर डाल ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को पकड़ लिया और फिर वही बातें करने लगे। वो मुकम्मल नशे की हालत में थे और इसी हालत में मेरी वालदा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि मेरी वालदा की मध्यम आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। वो हमेशा की तरह मेरे वालिद से पनाह तलब कर रही थी। ताहम नशे की हालत में मेरे वालिद को वालदा का ख्याल कब आता था। ये रात इसी अजियत में गुजरी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर बाद मालिक भी आए, जो बहुत बेचैनी में थे। उन्होंने कहा कि आज हमें शहर से बाहर जाना है, जहां हमारी नई फैक्ट्री की तामीर जारी है, और मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने कभी शहर से बाहर सफर नहीं किया था, लेकिन ये मेरी मुलाजमत थी, इसलिए मैंने खुद को संभाला
मैंने अपना दुपट्टा पहले ही हैंगर पर लटका दिया था और अपने हुलिये को बेहतर कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे ये नौकरी मेरी खूबसूरती की बिना पर मिली है और ऐसी हालत में मेरा हुस्न मजीद निखर जाता था। मैंने एक नजर आईने में डाली और फिर मालिक के पीछे पीछे निकल पड़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आहिस्ता से आवाज देकर रोक लिया। जब मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि ये नौकरी ना करो। उस लड़की की बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि वो खुद आराम से बैठी अपनी मुलाजमत के फवाइद ले रही थी और मेरी नौकरी को छुड़वाना चाह रही थी। मैंने नफरत भरी नजर उस पर डाली और बाहर निकल गई। मालिक मेरे मुंतजिर गाड़ी में बैठे थे और फिर गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर बाद हम शहर से बाहर पहुंच गए, जहाँ एक जगह इमारत की तामीर हो रही थी। मालिक ने कुछ देर उसका जायजा लिया, मजदूरों से बातचीत की और फिर वापस गाड़ी में बैठकर कहा कि यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा है, करीब ही मेरा फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सके। भला मुझे इस बात पर क्या एतराज होना था। फिर मैं मालिक के साथ उनके फार्म हाउस पहुंच गई तो मालिक मुझे अपने बेडरूम में ले गया, जहां उन्होंने कमरे की रोशनी को कम कर दिया और मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैंने कुछ फासले पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया और कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है। उनके करीब होने पर मेरे जिस्म पर पसीने की बूंदें आ गईं और मैंने अपनी नजरें झुका ली। फिर मालिक ने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई, जिसकी मुझे हरगिज तवक्को नहीं थी। नौकरी के दूसरे दिन ही उन्होंने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस शादी के बारे में किसी को ना बताने की शर्त रखी। उसने कहा कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उन्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है। उनकी बातें सुनकर मैं खुशी से भर गई, क्योंकि मैं भी जज्बात की शिद्दत में मुब्तला थी और वो मुझे एक अलग घर देने के लिए भी तैयार थे। मैंने बगैर सोचे समझे हामी भर ली। फिर मालिक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आज ही हम निकाह करेंगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने काजी और 2 गवाहों का इंतजाम कर लिया और फिर हमने निकाह कर लिया। मैंने ना अपनी माँ का ख्याल किया और ना बाप का, बल्कि मैंने सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। हमारा निकाह हो गया और कुछ देर बाद जब सब लोग वापस चले गए तो मालिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अगरचे वो 55 साल के थे, लेकिन उनमें बड़ी ताकत थी। कुछ ही देर बाद मैं उनके सामने ढेर हो गई और फिर ये सिलसिला जारी रहा। रोजाना जब मैं दफ्तर आती तो मालिक किसी न किसी बहाने मुझे बाहर ले जाते और वहां अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते। मुझे भी ये सब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं मालिक की बीवी थी और हमारे दरमियान एक जायज रिश्ता कायम था। लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे ये इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरे वालिदैन को मेरी शादी की खबर नहीं थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मालिक को ये इत्तला दी कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मालिक का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने कहा कि मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर निकले और कई घंटों तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गाड़ी रुक गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि हम एक गांव में थे और वहां की एक हवेली के सामने रुक गए थे। मैंने हैरत से मालिक को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। ये मेरा गाँव है और मैं यहाँ का वडेरा हूँ। शहर में मेरी कई फैक्ट्रियां हैं और अब तुम मेरा वारिस पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहाँ इस हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया था और मालिक अचानक मुझे यहाँ ले आए थे। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखकर हाथ बांध कर करीब आईं और कहने लगी कि अगर आप आने वाले थे तो हमें इत्तला कर देते, हम आपके आने की तैयारी करते। मालिक ने उन तीनों को देखा और कहा कि इनसे मिलो, ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से ये इस हवेली में रहेगी। वो तीनों हैरत से मेरी जानिब देखने लगी और जब मालिक ने उनका तारुफ मुझसे करवाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मालिक ने कहा कि ये तीनों मेरी बीवी हैं और इनमें से कोई भी मुझे औलाद नहीं दे सकी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम मेरा वारिस पैदा करोगी। लेकिन मालिक ने तो मुझे बताया था कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, जिसकी वजह से मैंने उनसे शादी की थी। उनकी 3 बीवियों को देखकर मेरी हालत बिगड़ गई। वो तीनों गुस्से में बोली कि हमारे खानदान में बाहर से शादी करने का कोई रिवाज नहीं है, तो आप एक शहरी लड़की को कैसे रुखसत करा के ले आए हो। मालिक ने जवाब दिया कि मैं इसे हमेशा अपने साथ नहीं रखूंगा। ये बच्चा पैदा करेगी तो बच्चा तुम तीनों की गोद में आ जाएगा और फिर मैं इसे वापस शहर छोड़ दूंगा। मालिक ने ये बात मेरे सामने साफ साफ कही, जिससे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने हैरत से मालिक की तरफ देखा तो वो बोले कि हम जमींदार हैं, हमारी शादियां जमींदारों में ही होती हैं। शहर की आवारा लड़कियां हमारी बीवी बनने के लायक नहीं होती।
میں نے بڑی مجبوری میں تم سے شادی کی ہے کیونکہ مجھے اپنے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کچھ عرصے کی مہمان ہو مگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی بڑی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دے، تو ان کی بڑی بیوی نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی اور دروازہ بجاتی رہی لیکن کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اپنی بد نصیبی پر رونے لگی۔ میں نے اپنے والدین سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی جس کی سزا مجھے ملی۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میری جان نکل رہی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اسے مجھ سے چھین لیا جائے گا اور مجھے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کو ان عورتوں کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دل میں خودکشی کا خیال آتا تھا لیکن میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا تھا۔ میرا والد ہر رات میری والدہ کے سامنے اپنے عشق و محبت کے قصے سناتا تھا۔ ان کے کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ جو کچھ بھی کماتا انہی عورتوں پر خرچ کرتا تھا جس کی وجہ سے ہر رات والدہ اور والد کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا۔ جب بھی والدہ میری والد سے یہ بات کہتی کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو وہ جواب دیتے کہ جوان ہو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم تو اتنی بری لگ رہی ہو، باہر کی عورتیں ہی مجھے خوش کرتی ہیں۔ جب کبھی والد بہت زیادہ نشے میں ہوتے تو والدہ کو زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ والد اور والدہ کے درمیان روزمرہ کی یہ باتیں مجھے باغی بنا رہی تھی اور میں اپنے گھر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میرے والد کی جوان بیٹی ہونے کے باوجود غیر عورتوں میں دلچسپی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والد کا گریبان پکڑوں اور کہوں کہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ جب وہ غیر عورتوں کی جسمانی خوبیاں بیان کرتے تو میں شرم سے لال ہو جاتی۔ والدہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ میں ہر رات جاگتی ہوں، اس لیے اگلے دن وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملاتی تھی۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر ہی میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور چاہتی تھی کہ مجھے ایک سکون کی زندگی ملے، پیسہ اور ایک ایسا مرد جو میرا خیال رکھ سکے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کی تھی۔ یہاں ایک نوجوان بیوی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے شوہر کی جانب سے دی گئی بے وفائی اور ذہنی اذیت کا شکار ہوئی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کا شوہر اس جیسی بیوی حاصل کرے گا تو وہ کبھی اس کے والد کی طرح شکایات نہیں کرے گا، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نے اپنی ہی تقدیر کو خراب کر لیا ہے۔ وہ ایک حویلی میں کئی مہینے قید رہی جہاں اس کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جب اس کی 3 سوتن اس کے پاس آئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے شہر واپس پھینک دیا جائے گا، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میری ذہنی اذیت کی وجہ سے بچہ مردہ پیدا ہوا اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جب میرے شوہر کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ بے حد افسردہ ہو کر رونے لگا کیونکہ وہ کئی سالوں سے بچے کی خواہش رکھتا تھا اور اس لیے اس نے یہ غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ قدرت نے اسے ایک بار پھر خالی گود دے دی۔ جب اس نے یہ سنا کہ اب وہ ماں نہیں بن سکے گی تو اس نے اسے واپس اس کے گھر چھوڑ دیا اور ساتھ ہی طلاق بھی دے دی۔ میں برباد ہو چکی تھی لیکن اس کے شوہر کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ وہ اتنے عرصے سے کہاں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا جس پر اس کی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ یہ سب اس کی غلطی ہے۔ جب ایک عورت ایک غلط مرد کے ساتھ مجبوراً زندگی گزارتی ہے تو اس کے بچوں کی بربادی اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح وقت پر اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی اور اسے شوہر سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی تو اس کے بچے ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کاش میں تیرے باپ کی حرکات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بر وقت اپنے راستے الگ کر لیتی تو یہ تمام مسائل پیش نہ آتے۔ تاہم میری حالت کو دیکھ کر میرے والد نے اپنی اصلاح کی اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے غلط اعمال کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے بھی اپنی غلطیوں کی سنگین سزا بھگتی ہے لیکن جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی خوشیاں تو اس کو بھی نہ مل سکی تھی۔